बिजनेस स्टैटिक्स बीकॉम फर्स्ट सेमेस्टर एग्ज़ाम काफ़ी नज़दीक आ गया है और जो बिजनेस स्टैटिक्स में जो लास्ट चैप्टर रह गया है तो उस चैप्टर से क्या प्रश्न एग्ज़ाम में आते हैं वो उसका जो नेचर है प्रश्न का वो मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। ध्यान से देखिए, ज़्यादा कुछ है नहीं, बस एक या दो बार आप मन लगा के ध्यान से पढ़ देंगे तो ऐसा कोई प्रश्न नहीं है जिसका आप आंसर ना दे पाए। खासकर जो बिजनेस स्टैटिक्स का लास्ट लेसन है भारत में सांख्यिकी संगठन, यह बहुत ही इम्पोर्टेंट है और इससे हर साल के मतलब अब तो सेमेस्टर हो गया है, एग्ज़ाम में मान के चलिए 15-20 नंबर का क्वेश्चन आना है तो आना है। तो इसका प्रिपरेशन हम अच्छे ढंग से करेंगे। अगर इसे आप छोड़ दीजिएगा समझिए आपका 20 नंबर एग्ज़ाम में ख़त्म गया। ठीक है, तो इसमें देखा जाए तो 2014 में 24 नंबर का, 2015 में 34 नंबर का, 2016 में 20 का, 2017 में 20, 2018 में 24, मतलब हर साल एग्ज़ाम में प्रश्न आया है। किससे? भारत में सांख्यिकी संगठन। आज ही मैंने क्लास लिया, कल भी क्लास लिए थे जिसमें मैंने आपको बताया कि भारत में जो व्यावसायिक संगठन है उसके बारे में कुछ नॉलेज, कुछ जानकारी मैंने आपको देने का कोशिश किया। तो आज हम देखेंगे जो क्वेश्चन एग्ज़ाम में आएंगे भारत में व्यावसायिक संगठन से रिलेटेड, उस क्वेश्चन का नेचर क्या रहेगा, प्रकृति क्या रहेगा, उसके बारे में थोड़ा हम देखेंगे, समझेंगे, बूझेंगे। देखिए, जो सबसे पहला प्रश्न है हमारा वो प्रश्न है केंद्रीय सांख्यिकी संगठन की रचना, कार्य, कमियां एवं सुधार। एक प्रश्न है लेकिन इस प्रश्न में 4 सेगमेंट को जोड़ दिया गया है। पहला सेगमेंट, पहला हिस्सा क्या पूछ रहा है कि जो केंद्रीय सांख्यिकी संगठन है, ठीक है, सेंटर फॉर स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन, इसका रचना, इसका बनावट क्या है, इसमें कौन कौन से अधिकारी होते हैं, उन अधिकारियों की संख्या क्या है, उनका काम क्या है, कितने क्षेत्र में इसे डिवाइड किया गया है, इसके बारे में यहाँ पर आपको अध्ययन करना है और इसका तैयारी आपको करना है। दूसरा कार्य, ये जो केंद्रीय सांख्यिकी संगठन है ये ऐसे ही बिना मतलब का, बिना काम को तो बनाया गया नहीं होगा, बनाया गया तो कुछ काम करने के लिए ही बनाया गया है। तो वह काम है क्या, जिस काम को करने के लिए केंद्रीय सांख्यिकी संगठन को बनाया गया है, तो उस काम के बारे में आपको लिखना है। जो काम केंद्रीय सांख्यिकी संगठन को करने हैं, 7-8 पॉइंट आप लिख देंगे, आंसर पूरा हो जाएगा। बुक में भी है, नोट्स में भी आपको मिल जाएगा केंद्रीय सांख्यिकी संगठन के कार्य। पहला रचना के बारे में बताना है, उसके बाद कार्य के बारे में बताना है। 2 सेगमेंट मेरा हुआ पूरा। तीसरा सेगमेंट क्या है? कमियां। ये जो हमारा केंद्रीय सांख्यिकी संगठन है इसमें कौन कौन से दोष हैं, कौन कौन सी कमियां हैं, उस कमियों के बारे में आपको उल्लेख करने हैं। डिमेरिट, कमी के बारे में, ये भी एग्जाम में अक्सर पूछता है कि कमियों के बारे में आप डिटेल से बताइए। ठीक है, तो कमी हो गई। जब भैया आप कमी बता दोगे तो उस कमी को दूर करने का उपाय भी तो बताना है। किसी के अंदर अगर कुछ कमियां हैं, कुछ दोष हैं, कुछ गलतियां हैं, तो आप गलतियां बताकर अपनी जिम्मेदारी से हट नहीं पाओगे। उस गलती को कैसे दूर करने, इसका उपाय, सुझाव भी आपको देना पड़ेगा। तो अगर आप केंद्रीय सांख्यिकी संगठन की कमियां बता दे रहे हैं तो उसके साथ ही साथ केंद्रीय सांख्यिकी संगठन की जो कमियां हैं उस कमियों को कैसे दूर किया जाएगा यह भी आपको बताना पड़ेगा। ठीक है, इसको ध्यान से देखिए। तो यहाँ पे 4 सेगमेंट हो गए, केंद्रीय सांख्यिकी संगठन के 4 सेगमेंट हो गए। रचना है, कार्य है, कमियां हैं और सुधार है। 1 मिनट, सॉरी। तो एक प्रश्न में 4 सेगमेंट है, चारों आपको प्रिपरेशन कर लेना है। दूसरा क्वेश्चन देखिए क्या दिया हुआ। भारतीय जनगणना के दोष। जनगणना मतलब जनता का गणना, आम आदमी को गिनेंगे कितने लोग हैं एक घर में, एक गांव में, एक ब्लॉक में, एक तहसील, ऐसे करके हम गिनेंगे, काउंट करेंगे। तो भारत में जो जनगणना किया जाता है उसकी क्या कमियां हैं। फिर वही बात, जब आप कमी बताओगे तो इस कमी को दूर करने का उपाय भी आपको बताना पड़ेगा। वही है, जब भारत में हम जनगणना करेंगे तो उसके क्या दोष हैं, दोष आपको बताना है। अब इस दोष में
इस दोष को कैसे सुधार किया जाएगा, इस सुधार के उपाय को भी आपको बताना है। क्लियर? किताब में आंसर मिल जाएगा, बहुत ही आसान। एक बार दो बार पढ़ेंगे, अगर कहीं समझने में परेशानी हो रहा है तो आप हमसे मिल सकते हैं, फ़ोन पे या व्हाट्सएप पे, जो भी हो अपना डाउट पूछ सकते हैं, मैं उसे समझाने का कोशिश करूँगा। ठीक है, 2 क्वेश्चन यहाँ पे हो गया। तीसरा क्वेश्चन कैसा आता है, दिया है कृषि समंकों का स्रोत। कृषि मतलब एग्रीकल्चर, जो खेती बाड़ी किया जाता है। समंक का मतलब डेटा, कितना टन उत्पादन हुआ, जो प्रोडक्ट उत्पादन हुआ है उसका दाम क्या है, ये सभी क्या संख्या है, डेटा है। तो इस समंक का स्रोत क्या, कहाँ से यह उत्पन्न हो रहा है, कहाँ से हमें यह कृषि जो डेटा है हमें कहाँ कहाँ से मिल रहा है, इसके बारे में आपको यहाँ पर लिखने हैं। इसके बारे में आपको लिखने हैं। ठीक है, तो ये भी हो गया हमारा। यहाँ पर आपको हाँ, ये वाला मेरा हो गया। और जो चौथा प्रश्न है, जब कृषि डेटा, कृषि समंक का जो स्रोत है वह पूछ रहा है, तो उसके साथ साथ औद्योगिक समंकों का स्रोत पूछ रहा है, जो इंडस्ट्रियल है, मतलब जहाँ कारखाने हैं, जहाँ पे उद्योग हैं, तो वहाँ पे जो डेटा है, जो आंकड़े हैं, उसका स्रोत क्या है, और उस स्रोत का उसका सीमाएं क्या हैं। जो इंडस्ट्रियल डेटा है उसकी क्या क्या दोष है, क्या क्या कमियां हैं, क्या क्या सीमाएं हैं, इसके बारे में भी एग्जाम में पूछता है। इसका भी प्रिपरेशन आपको करना है। ठीक है, चौथा हो गया। पांचवा है NSSO, शॉर्ट नोट्स लिखने हैं। मैंने क्लास में बताया था कि NSSO क्या है, नेशनल सैंपल स्टैटिकल ऑर्गेनाइजेशन, इसका फुल फॉर्म है। तो इसके बारे में आपको शॉर्ट नोट्स लिखने, कम से कम 1 पेज का तो आपको पता होना चाहिए कि इसका काम क्या है, इसका स्ट्रक्चर कैसा है, इसके बारे में डिटेल आपको लिख देने हैं। NSSO के बारे में शॉर्ट नोट। क्लियर? छठवां प्रश्न है कृषि सांख्यिकी की उपयोगिता। कृषि खेती बाड़ी से रिलेटेड जो आंकड़ा, जो डेटा, जो इन्फॉर्मेशन मेरे पास है, उसका उपयोगी क्या है, वह कहाँ कहाँ हम इस्तेमाल करेंगे, कहाँ कहाँ उसका उपयोग में लाएंगे, उसके बारे में यहाँ पे लिख देना है। कई सारे पॉइंट है, 10, 12, 15 पॉइंट है। तो अगर 10, 12, 15 पॉइंट आप पढ़ोगे, 5, 6, 7, 8 पॉइंट तो दिमाग में बैठ ही जाएगा। अब बहुत सिंपल है, बहुत ही आसान है। इसके बाद 7वां है राष्ट्रीय आय सांख्यिकी पर व्याख्या। नेशनल इनकम का जो स्टैटिक्स है, इस पर आपको अपने विचार प्रस्तुत करने, इसके ऊपर टिप्पणी करने, व्याख्या करने। व्याख्या मतलब उसका गुण भी बताएंगे, दोष भी बताएंगे, इंपॉर्टेंस भी बताएंगे, ये सब के बारे में यहाँ पे आपको लिखना है। राष्ट्रीय आय सांख्यिकी पर व्याख्या। ठीक, उसके बाद जो हमारा 8वां है, अभी तक 7 प्रश्न बताएं कि ऐसा एग्जाम में दे सकता है। क्वेश्चन का जो नेचर है, देखिए अगर आप क्वेश्चन समझ लिए कि क्वेश्चन में पूछ क्या रहा है, तो आप आसानी से उसका आंसर लिख पाओगे। जब आप क्वेश्चन समझ नहीं पाओगे कि इसमें पूछ क्या रहा है, तो इसका आंसर क्या लिख पाओगे, कुछ भी नहीं लिख पाओगे, जानते हुए भी नहीं लिख पाओगे। लेकिन अगर एक बार समझ दिए कि क्वेश्चन में पूछ क्या रहा है, तो इसका आंसर आप आसानी से लिख लोगे। एक बात जान लो। ठीक है, 8वां में दिया है जनगणना और इसका महत्व। जो हम सेंसस, जो जनगणना करते हैं, जो जनगणना का आंकड़ा है वो है क्या, और उसका हम उपयोग कहाँ करेंगे, इस्तेमाल कहाँ करेंगे, यूज कहाँ करेंगे इस जनगणना का डेटा का, वही यहाँ पे पूछा है कि जनगणना क्या है और इसका महत्व क्या है, इसके बारे में यहाँ पे पूछा है। ठीक है, यहाँ पे भी आप ध्यान से क्वेश्चन को समझिएगा, उसके आंसर को लिखने का प्रयास करिएगा। अभी तक मैंने आपको 8 प्रश्न बता दिए हैं। 9 नंबर प्रश्न देखिए क्या दिया है, औद्योगिक सांख्यिकी की प्रकृति, नेचर ऑफ इंडस्ट्रियल स्टैटिक्स। इसका प्रकृति पूछ रहा है, इसमें कौन कौन सी जो तत्व है, एलिमेंट है, आपको दिखाई देते हैं, उसके बारे में आपको यहाँ पे बताना है। औद्योगिक सांख्यिकी की प्रकृति, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में अक्सर इससे प्रश्न आता है। ठीक है, 10 नंबर में दिया कीमत सांख्यिकी के महत्व।
कि किसी प्रोडक्ट का, किसी वस्तु का अगर हम दाम निर्धारित करते हैं तो सांख्यिकी ही है वो, तो वहाँ पर उसका उपयोग क्या है, महत्व क्या है, इसके बारे में आपको लिखने हैं। किसके बारे में? कीमत सांख्यिकी जो है, इसका उपयोग, इसका इस्तेमाल, इसका महत्व के बारे में आपको लिखने हैं। क्लियर? और लास्ट है हमारा 11 नंबर, औद्योगिक समांकों का महत्व। जो इंडस्ट्रियल डेटा है, इसका यूटिलिटी क्या है, इसका उपयोग क्या है, उसके बारे में आपको यहाँ पे लिखने हैं। तो यह प्रश्न एग्ज़ाम में आ चुका है। अगर आप इतने प्रश्न का प्रिपरेशन कर ले रहे हैं तो यह पक्का मान के चलिए कि आपका 20 नंबर एग्ज़ाम में आएगा, इसी से ही आएगा। हाँ, ज़रूरी नहीं है कि मतलब यही सब एग्ज़ाम में दे दे, लेकिन क्वेश्चन का जो पैटर्न है वो घुमा देगा, इधर का उधर, इधर का ऐसे करके वो एग्ज़ाम में देगा ही देगा। ठीक है, तो इस प्रश्न का आंसर बढ़िया से तैयार कर लीजिएगा। और 2 बजे देखिए, जब तक रिपीट नहीं करेंगे, दोहरा के तहरा के पढ़ेंगे नहीं, दिमाग में कुछ बैठने वाला है नहीं। 2 बार 3 बार 4 बार आपको पढ़ना पड़ेगा, तब जाके दिमाग में बैठेगा, अन्यथा इधर पढ़ेंगे इधर क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो इस बात को आप ध्यान दीजिएगा। ठीक है।